Hello, I am Shahnawaz, and today we are continuing reflection and refraction. And in this part 9 video lecture, we will discuss about mirror formula and image formation by convex mirror. Yes, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, मिरर फार्मूला एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर देखा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेज बनती है और उसके अलग अलग केसेस भी डिस्कस करेंगे कि जब कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उसका इफ़ेक्ट उसकी बनने वाली इमेज पर किस तरह से होता है। इट मीन्स हम अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसकी बनने वाली इमेज की लोकेशन और उसके नेचर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मिरर फार्मूले से। मिरर फार्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स के लिए। सो मिरर फार्मूला बेसिकली एक फार्मूला है जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में। यस, रिलेशनशिप बिटवीन द यू, वी एंड एफ। सो व्हाट इट सेज, the object distance, image distance and focal length of the mirror are related as। ये आपस में रिलेशन कुछ इस तरह से रखते हैं, 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ। इट मीन्स the inverse of object distance plus inverse of image distance is equals to inverse of focal length, or we can say in another words the summation of inverse of object distance and inverse of image distance is equals to the inverse of focal length। यस, हम इसे नोटेशन से भी शो कर सकते हैं इस तरह से, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और एग्जामिनेशन में इस पर बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे भी जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर बोथ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। ये फार्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूव्ड है और कॉन्केव मिरर के लिए भी प्रूव्ड है। इस फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। u इज़ ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज़ ए इमेज डिस्टेंस एंड f इज़ ए फोकल लेंथ। और हमें पता है u इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी हो सकती है, v इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, इमेज डिस्टेंस भी वेरी हो सकती है, और फोकल लेंथ, अलग अलग फोकल लेंथ के मिरर अवेलेबल हो सकते हैं। बट एक पर्टिकुलर मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा फिक्स होती है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर 3 वेरिएबल हैं और आउट ऑफ दैट 3 वेरिएबल्स अगर हमें कोई 2 वेरिएबल पता हैं तो हम तीसरे वेरिएबल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर इस मिरर फार्मूले में अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है u, इफ़ वी एंड फोकल लेंथ एफ आर गिवन, ठीक है, तो अगर आपको किसी मिरर फार्मूले में v की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है, तो डेफिनेटली आप इन दोनों की मदद से इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है तो आप फोकल लेंथ f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स में से अगर कोई भी 2 वेरिएबल आपको पता है तो आप थर्ड वेरिएबल आसानी से पता कर सकते हैं। और इसी पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन एक दूसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं बात करूँ मैग्नीफिकेशन की तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में कि किस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन को वेरी करते थे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर तो उसकी बनने वाली इमेज जो थी वो कभी तो उससे बड़े साइज़ की होती थी या फिर उससे छोटे साइज़ की होती थी। तो अगर इमेज बड़े साइज़ की बन रही है तो इट मीन्स कि इमेज मैग्नीफाइड बन रही है। अब बात ये होती है कि हम उसका मैग्नीफिकेशन कैसे कैलकुलेट करें। तो लास्ट लेक्चर में भी हम इसका एक फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन इज़ गिवन बाय द m इज इक्वल्स टू HI बाय HO, या मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। तो हम कह सकते हैं द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्केव मिरर is defined as the ratio of height of image HI to the height of object HO।
लीनियर मैग्नीफिकेशन को एक तरह से और कैलकुलेट किया जा सकता है बाय द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या लीनियर मैग्नीफिकेशन कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेगेटिव ऑफ, यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको याद रखना ज़रूरी है, ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू आर कैलकुलेटिंग मैग्नीफिकेशन एम। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए। हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी यूज़ होगा और मिरर फार्मूला भी यूज़ होगा, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। तो चलिए कुछ फैक्टर्स हैं हम देख सकते हैं। जैसे हमें पता है बेसिकली m इज इक्वल्स टू द HI/HO, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर कॉन्केव मिरर की मैं बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कॉन्केव मिरर के केस में जो इमेज होती थी, अगर इमेज एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनती थी जब ऑब्जेक्ट जो होता था वो पोल और फोकस के बीच में होता था कहीं पर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं पर होता था तो उसकी जो इमेज है वो कैसी बनती थी, वर्चुअल इमेज बनती थी। आपको याद आ रहा होगा ये वर्चुअल इमेज जो थी वो इस ऑब्जेक्ट के साइज से क्या थी, बड़ी थी। सो हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल ओनली ऐसा केस था जिसमें कॉन्केव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रही थी, और ये वर्चुअल इमेज के केस में ये इमेज की जो हाइट थी वो कैसी थी, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट भी कैसी थी, पॉजिटिव। तो देखिए जब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों ही पॉजिटिव है तो इन दोनों का रेशो m इज इक्वल्स टू HI/HO क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इमेज दोनों का रेशो अगर पॉजिटिव है तो वो किस केस में हो रहा है, जब इमेज कैसी वर्चुअल है और इरेक्टेड है, सीधी है, और इसका केस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा कॉन्केव मिरर में हमने जितने भी केसेस देखे थे आपको याद आ रहा होगा, उन सभी केसेस में इमेज उल्टी बन रही थी। इट मीन्स कि इमेज इन्वर्टेड बन रही थी। तो ऑब्वियसली सी जब इमेज इन्वर्टेड बन रही थी और वो इमेज कैसी थी, रियल इमेज थी, इट मीन्स कि वहाँ पर रियल इंटरसेक्शन हो रहा था रिफ्लेक्टेड रेस का। आप प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है कॉन्केव मिरर से, तो उस केस में आपको याद आ रहा होगा कि वहाँ पर इमेज की वैल्यू कैसी थी, हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव। तो डेफिनेटली m इज इक्वल्स टू HI/HO में अगर HI की वैल्यू नेगेटिव है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। तो डेफिनेटली m की नेगेटिव वैल्यू के लिए जो इमेज बन रही थी वो कैसी थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि इमेज अगर रियल और इन्वर्टेड होगी तो डेफिनेटली m की वैल्यू नेगेटिव होगी। इमेज अगर वर्चुअल और इरेक्टेड होगी तो m की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं हम लोग कि अगर हमें पता है m इज इक्वल्स टू HI/HO, तो अगर HI और HO दोनों की वैल्यू सेम है, इट मीन्स कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो डेफिनेटली m की वैल्यू कितनी होगी, 1। और ये वाला एक सिंगल केस था जब आपने देखा होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस था कॉन्केव मिरर के, तब वहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल थी। तो इट मीन्स कि वो एक सिंगल केस था जहाँ पर m की वैल्यू क्या थी, या मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 थी। इसके अलावा अगर HI की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन HO, हाइट ऑफ द इमेज इज़ ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में यहाँ पर हमेशा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, अंडरस्टूड है। और अगर हाइट ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको याद आ रहा होगा उस केस में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस लेक्चर्स को देखते हुए इसको समझना बहुत आसान है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इजीली समझ सकते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर को और इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सी चीज़ थी। तो चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं फिर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो आज कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। जिस तरह से हमने कॉन्केव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल देखे थे, उसी तरह से हम यहाँ पर भी कुछ रूल देखेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए है स्पेशली। तो देखिए आपको याद रखना होगा, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, जब भी इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा हमें ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन तो यहीं पर हो जाएगा, लेकिन जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन से ये शो इंडिकेशन ये बता रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसी लग रही है जैसे वो फोकस से आ रही है। ठीक है, इसी तरह से कॉन्केव मिरर में भी आपको याद आ रहा होगा जो पैरेलल रे थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से होती भी जा रही थी,
लेकिन क्योंकि देखिए फोकस जो है वो अपोजिट साइड में है, इसलिए फोकस से होती हुई तो जा नहीं सकती, क्योंकि इसे वापस उसी मीडियम में जाना है, बाउंस बैक होना है। इसलिए यहाँ पर ये हमें ऐसा लगेगा, इसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी रिफ्लेक्टेड रे की, वो फोकस की सीध में होगी, या हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है वो फोकस से निकल कर आ रही है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इमेज फॉर्मेशन का कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वाला। इसके बाद सेकंड केस अगर हम देखें तो देखिए ये वाला भी रिट्रेसिंग पाथ वाला जो केस है, व्हेन द इंसिडेंट रे मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इंसिडेंट रे की अगर डायरेक्शन किस तरह से, बिल्कुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हेन द इंसिडेंट रे मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस द पाथ। तब रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जा तो सकती नहीं इसको क्रॉस कर उसे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना है, इसलिए वो क्या होगा, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाथ होगा वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए हम बेसिकली रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर तो देख चुके हैं किस तरह से होगा लाइट रे का। अब बात करते हैं हम सीधे सीधे इमेज फॉर्मेशन की। तो जिस तरह से हमने कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात की थी, अलग अलग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स मिरर, उसी तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर से भी अलग अलग पोजीशन डिसाइड करेंगे इस ऑब्जेक्ट की, और फिर बात करेंगे कि उसकी इमेज किस तरह से बन रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके अपोजिट साइड में है। तो डेफिनेटली हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाएगा, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में, जहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर केसेस ज़्यादा नहीं होंगे कि हम फोकस पर रख रहे हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं। यहाँ पर सीधी सीधी दो ही बात होगी। उसमें से पहला वाला जो केस हम कंसिडर कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं जैसे कॉन्वेक्स मिरर का पोल जो है पी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और ये वाला जो साइड है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने पहला केस कंसिडर किया है कि सपोज़ आपने ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर प्लेस किया हुआ है। अब ये पूरा की पूरा पोजीशन कोई सा भी हो सकता है, पोल से आप स्टार्ट करिए, इसके बीच में कहीं पर भी आप प्लेस कीजिए इन्फिनिटी के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने सपोज़ अभी ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब देखिए यहाँ से कुछ रे इंसिडेंट करते हैं। तो सपोज़ कोई लाइट रे है बी डी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से ये लाइट रे बी डी जो है वो इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर पर, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस जा रही है। तो जैसा कि अभी हमने फर्स्ट रूल देखा, बाय द फर्स्ट रूल द इंसिडेंट रे बी डी इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे डी जी अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे डी जी है ये हमें कैसा लगेगा, जैसे फोकस से होती हुई आ रही है। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसलिए हमें रिफ्लेक्टेड रे जो डी जी है वो हमें ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से होती हुई आ रही है। तो ये पहली रे का रिफ्लेक्शन तो हो गया। उसी तरह से सेकंड रे के बारे में हम डिस्कस करें अगर, तो देखिए सेकंड रे क्या बोल रही है। सेकंड रे ये वाली, दिस इज बी, अगेन दिस पर्टिकुलर रे, आप देख सकते हैं ये वाली रे जो हमें किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ना जाती हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी वो अपना पाथ में रिट्रेस करेगी, उस पाथ को रिट्रेस करेगी। तो देखिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर द इंसिडेंट रे बी ई मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर इंसिडेंट रे बी ई, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है दिस इज ई सपोज, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट है दिस इज ई, तो द लाइट रेज बी ई इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड रे ई बी रिट्रेसेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो वापस इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को अगर आप देखें ध्यान से, तो ये दोनों रेस कैसी डाइवर्जिंग नेचर की है। देखिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जो आई और इस तरह से चली गई, दूसरी जो रे आई इस तरह से और इस तरह से चली गई, ये दोनों रे देखिए एक दूसरे से दूर जा रही है, ये दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर रिफ्लेक्टेड रेस जो है अगर डाइवर्जिंग नेचर की है तो हमें क्या करना होगा, उसे मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे इसे। तो देखिए हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड किया,
ये फोकस पर आकर मिलेगा और ये कहाँ पर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर मिलेगा। फाइनली इन दोनों का जो मिलन होगा वो कहाँ पर होगा, इस पॉइंट बी डैश पर। तो पॉइंट बी डैश पर ये दोनों की दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनका बैकवर्ड एक्सटेंशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। और हमें पता है इमेज फॉर्मेशन का जो तरीका होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फिर आप क्या कीजिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। फाइनली हमने भी यही किया कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें इमेज दिख रही है बी डैश ए डैश या फिर ए डैश बी डैश। जो हमें इमेज मिल रही है वो इमेज है किसकी, ए बी की, ऑब्जेक्ट ए बी की। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर द रिफ्लेक्टेड रेज डी जी एंड ई बी आर डाइवर्जिंग व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड एज शोन बाय द डॉटेड लाइन, द रे अपीयर टू मीट एट बी डैश एंड देयरफॉर द इमेज ऑफ द ए बी इज ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नेचर और लोकेशन के बारे में बात करें तो देखो हमने लास्ट लेक्चर में भी कॉन्केव मिरर के लिए भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी इमेज के लिए। द फर्स्ट वन वाज द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द अनदर वन वाज द नेचर ऑफ इमेज। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर इस इमेज की लोकेशन की आप बात करें तो इमेज की लोकेशन कहाँ पर है, इस कॉन्वेक्स मिरर के पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में है कौन, इमेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द लोकेशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर। सबसे पहले तो बिहाइंड द मिरर है एंड देन बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, मिरर के पीछे है। मिरर के पीछे क्यों कहा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाला है और मिरर इमेज कहाँ पर बन रही है, इसके पीछे बन रही है। तो डेफिनेटली क्या होगा, बिहाइंड द मिरर कहलाएगी। और द सेकेंड थिंग इज दिस, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसके पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो ये तो हो गई लोकेशन की बात, पोजीशन की बात। अब अगर हम बात करें नेचर की तो नेचर वाइज देखिए यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है वो बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद हुई है। जब आपने रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया तब जाके फॉर्म हुई। ये रियल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये आपने इंटरसेक्शन करवाया है। तो डेफिनेटली ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। दूसरी चीज़, इमेज आपको देखो सीधी नज़र आ रही है, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है सॉरी, और ये कौन है, इमेज है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा है, सीधा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि वर्चुअल भी होगी और दूसरी इरेक्टेड होगी। दिस इज इरेक्टेड मतलब सीधी होगी। ठीक है, तो थर्ड थिंग इज दिस कि आप देखें अगर गौर से तो ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज के साइज़ में फ़र्क दिख रहा है आपको। द इमेज इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, छोटी है, स्मॉल है। तो यहाँ पे हमें तीसरा पॉइंट भी मिल गया कि तो फर्स्ट जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर होगा, अगर m की वैल्यू की मैं बात करूँ तो m की वैल्यू होती है HI/HO। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेटली क्या होगा, m की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्टेड, इमेज इज़ स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ इमेज इज़ डिमिनिश्ड। इमेज कैसी है, छोटी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 1। अब यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा और ध्यान दें तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस को हम मेज़र करना चाहें तो ऑब्वियसली पोल से ही करेंगे हमेशा हम डिस्टेंस मेज़र। तो पोल से किस तरह से करेंगे, इस डायरेक्शन में, इस तरह से। अब अगर डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट आप देखें तो इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब हमने पढ़ा है साइन कन्वेंशन से कि इफ़ वी आर डूइंग मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो ये कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। व्हाट इज़ ए u इज़ ए इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इमेज। और पोल और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा होगा, नेगेटिव। अगर मैं ऑब्जेक्ट की इमेज की बात करूं तो इमेज की कैलकुलेशन कैसी होगी, पोल से इस तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और डेफिनेटली ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। तो डेफिनेटली v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके अलावा अगर फोकल लेंथ की बात करें तो देखिए हम पहले ये देख लेते हैं u की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव। अब अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो आप देख सकते हैं फोकल लेंथ भी आसानी से मेज़रमेंट कहाँ से होगा, इसका भी पोल से ही होगा। तो हमने पोल से जब मेज़र किया फोकल लेंथ तक, इट मीन्स कि फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। तो इसका मेजरमेंट भी हम पोल से स्टार्ट करेंगे, इसी डायरेक्शन में, और इट इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी बाय द साइन कन्वेंशन। तो हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें अगर हम लोग
तो ये कैसी है, वर्टिकली अपवर्ड, और जब भी वर्टिकली अपवर्ड कैलकुलेशन होता है तो ये पॉजिटिव होता है। उसी तरह से हम इमेज की बात करें तो इमेज भी कैसी है, वर्टिकली अपवर्ड, तो ये भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली एच आई और एच ओ दोनों क्या हैं, पॉजिटिव, और इसी तरह से दोनों का रेशो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन था, इनकी अलग अलग पैरामीटर से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसान है, कोई टफ चीज़ नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं अब सेकंड केस की। अभी तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर था, ठीक है। अब आपने क्या कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सीधे इन्फिनिटी पर चला गया, ठीक है, उसके बीच में कहीं पर भी कोई गुंजाइश है नहीं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, सीधे इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज होगी ऑब्वियसली वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। कल हम इस पर काफ़ी डीप डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि पैरेलल रेज जो होती है वो इन्फिनिटी पर जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है। इसलिए हमने ऐसा कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, इन्फिनिटी पर है, और वहाँ से लाइट रे निकल के आ रही है, जो हमें यहाँ आकर कैसी दिख रही है, पैरेलल। तो देखिए पहली लाइट रे आई, द फर्स्ट लाइट रे इस तरह से आ रही है, ठीक है, आपने देखा होगा बेसिकली बी, और अगर मैं इस पॉइंट को बोलूँ डी, तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट लाइट रे, द इंसिडेंट रे बी डी मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे है बी डी, आप देख सकते हैं यहाँ पर डी पॉइंट को आप थोड़ा सा यहाँ पर मानिए, ठीक है, डी, दिस इज डी। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लाइट रे है वो लाइट रे आ रही है इन्फिनिटी से, इस ये कौन सी वाली बी डी, और ये कहाँ जाती हुई दिख रही है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, अपने पाथ पर रिट्रेस करेगी, अपने ही पाथ को वापस फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये चली गई फिर से अगेन डी बी साइड में, हम बोल सकते हैं यहाँ पर द रिफ्लेक्टेड रे डी बी रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। तो फर्स्ट लाइट रे तो आपको पता चल गई, उसका रिफ्लेक्शन पता चल गया कि फर्स्ट लाइट रे क्या कर रही है, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर रही है। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय द रूल सेकंड। आप देख सकते हैं आसानी से, बहुत आसान चीज़ है। अब यहाँ पर दूसरी लाइट रे एक और आ रही है, देखो दिस वन इज अ बीपी, जो कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पर। पोल पर जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर मैं रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करूँ तो हमें पता है कि बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के बीच की दूरी क्या होती है, नॉर्मल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको नॉर्मल कंसिडर कर रहा हूँ तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी। कल हम इस टॉपिक पे भी काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में। तो बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डिनोटेड बाय द आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय द आर। सो यहाँ पर आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, इस तरह से चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जा रही है इधर, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इस तरफ जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों कैसी है, डाइवर्जिंग नेचर की है, एक इस तरफ जा रही है एक इस तरफ जा रही है, मिलने का सवाल ही नहीं उठता। और हमें पता है कि जब भी रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर की होती है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ से आप बैकवर्ड एक्सटेंड इसको कीजिए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी। यहाँ से आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कीजिए तो पॉइंट बी डैश पर ये क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो फाइनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द रिफ्लेक्टेड रे हमें यहाँ पर मिल चुका है बी डैश। और अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये परपेंडिकुलर ही क्या होगा, इमेज। दिस परपेंडिकुलर इज ऑल्सो अ इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या मिल गया, इमेज फॉर्म मिल गई है, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो फाइनली अब देखो यहाँ पर भी इमेज जो है वो कब फॉर्म हो रही है, जब आप रिफ्लेक्टेड रे को मिला रहे हैं। यहाँ पर रियल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा था, रिफ्लेक्टेड रेज जो थी वो डाइवर्जिंग नेचर की थी, इसलिए आपने उसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया और मिलाया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो इमेज है ऑब्वियसली कैसी है, वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, आपने इंटरसेक्शन करवाया है, इसलिए ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इमेज की इमेज को अगर आप देखें तो इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरह से खड़ा हुआ होता है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन्फिनिटी पर भी इस तरह से ही होगा। तो डेफिनेटली इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इमेज को देखें तो इमेज भी कैसी है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, सॉरी इमेज कैसी होगी, इरेक्टेड होगी, सीधी होगी, ठीक है। इमेज कैसी है, इरेक्टेड, सीधी। तो यहाँ पर हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई, इमेज वर्चुअल है और दूसरी बात इमेज इरेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो इमेज की जो लोकेशन है, आप देख सकते हैं इमेज की लोकेशन कहाँ पर बन रही है, फोकस पॉइंट पर, इस कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पॉइंट पर, ठीक है।
तो इमेज की लोकेशन हमें पता चल चुकी है फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर पर। कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर होगा, उसकी इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पर बनेगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर साइज़ वाइज हम देखें तो क्योंकि हमें पता है कि इन्फिनिटी पे जो इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वो बहुत बड़ा है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा है? बहुत ज़्यादा बड़ा, लार्ज, वेरी लार्ज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में जो बनने वाली इमेज है वो तो बहुत छोटी है। बिल्कुल हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिल्कुल एक तरह का पॉइंट है, पॉइंट इमेज है। तो हम कह सकते हैं इस बारे में कि बेसिकली जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर? इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, तब इमेज कहाँ पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर और एट फोकस पॉइंट एफ। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे फोकस पॉइंट एफ पर। दूसरा, इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और दूसरा, इमेज इज़ हाईली डिमिनिस्ड, इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है। अगर हम इन्फिनिटी पे अवेलेबल जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये इमेज कैसी होगी? एक तरह का पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, इतनी छोटी। ठीक है, तो डेफिनेटली इमेज कैसी है? हाईली डिमिनिस्ड। अब इमेज अगर हाईली डिमिनिस्ड है तो हम बोल सकते हैं इट मीन्स कि इमेज का साइज़ बहुत छोटा है। तो हम बोल सकते हैं एम इज़ इक्वल टू एच आई बाई एच ओ के केस में अगर हम बात करें तो एच आई की वैल्यू बहुत छोटी है, इट मीन्स कि एम की वैल्यू भी क्या होगी? बहुत छोटी होगी 1 से। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा केस था ये सेकंड वाला भी। अब अगर यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। अगर मैं उसके बीच की डिस्टेंस देखूंगा तो मुझे मेजरमेंट कैसे करना होगा? पोल से इस तरफ डायरेक्शन में, जबकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट ऑफ रे किस तरफ है? इस तरफ, इस तरह से। तो डेफिनेटली ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और हम मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे यू के लिए, तो इसलिए यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर इमेज की हम बात करें तो इमेज देखिए कहाँ पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर और एट द फोकस। तो हमें पता है भाई कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो डेफिनेटली आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इमेज का कैलकुलेशन क्योंकि पोल से फोकस इस तरफ, इस डायरेक्शन में होगा और इट इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसलिए यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी कैसी होगी? वी पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो भी पोल से फोकस की तरफ बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस टेबल में भी आप देख लीजिए यू की वैल्यू निगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट, और इमेज भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही फॉर्म हो रही है, इसलिए ये भी पॉजिटिव। और ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव, एच आई भी पॉजिटिव और एच ओ भी पॉजिटिव, इसलिए इन दोनों का रेशो भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो बड़ा सिंपल सा केस था ये साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग भी इस कॉन्वेक्स मिरर में सेकेंड केस में। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको और टेबलराइज फॉर्म के अंदर। तो हम बोल सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, तो डेफिनेटली उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और इमेज का साइज़ कैसा होगा? बहुत छोटा। नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड होगी। ठीक है, हम देख चुके हैं। और जो हमारा फर्स्ट केस हमने अभी देखा कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी प्लेस होगा, तो डेफिनेटली जो पोजीशन होगी, पोजीशन भी कहाँ पर बनेगी? पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन पोल और फोकस, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी बनेगी पोल इमेज। और कैसी होगी? छोटी होगी। ठीक है, कैसी होगी? छोटी होगी। और इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्टेड होगी। तो देखिए ये वाला जो केस है इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला केस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस है वो सेकंड वाला है। ठीक है, जो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन में यूज़ होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा? पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी प्लेस होगा। ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पर भी रखा हो, तो ऑब्वियसली ये कहलाएगा पोल और फोकस के बीच में। तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर इसकी इमेज क्रिएट करेगा तो हमेशा उसके साइज़ से छोटी करेगा। ठीक है, साइज़ से छोटी करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सीधी करेगा। ठीक है, इमेज उल्टी नहीं होगी, सीधी होगी बिल्कुल, और वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज हमें बिहाइंड द मिरर दिखेगी, मतलब हम उसको स्क्रीन पर नहीं ले पाएंगे कभी भी। ठीक है, और इमेज की जो पोजीशन होगी वो हमेशा उसके पोल और फोकस के बीच में होगी। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें बेसिकली याद रखना है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये हमें मदद करता है उन्हें सॉल्व करने में। तो अगर हम बात करें यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, तो मैं बता दूं फिर से एक बार और कि ये वाला जो केस है, दिस केस इज़ बेसिकली एप्लीकेबल इन द यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो यूज़ होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्स, बिकॉज
दिस मिरर डाइवर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट देयर बाय इल्यूमिनेटिंग द लार्जर एरिया। ठीक है, तो हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा पहला वाला केस था, दोनों ही केसेस में जो लाइट रे थी वो क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी। हमने यहाँ पर भी देखा कि लाइट रे क्या हो रही थी, रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज, एक इस तरफ जा रही थी तो दूसरी कहाँ जा रही थी, दूसरी इस तरफ जा रही थी। ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का, ये हमेशा क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्स करता है। और तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूजेस में अगर बात करें इसकी, तो सबसे पहला यूज़ जो इसका यूज़ हो रहा है कहाँ पर, स्ट्रीट लाइट्स में रिफ्लेक्टर की तरह। तो आपने देखा होगा इस तरह के स्ट्रीट लाइट्स को नॉर्मली, ठीक है, इस तरह के स्ट्रीट लाइट में ये तो बल्ब हो गया, और दिस बल्ब के पीछे ये वाला जो ग्राउंड होता है ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि सपोज़ ये बैकग्राउंड है उसका और ये बल्ब लगा हुआ है। तो जब भी बल्ब से लाइट रे निकलेगी तो जो सीधी जानी होगी वो तो सीधी जाएगी, लेकिन जो बैकवर्ड जो लाइट रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी। तो इससे आप देख सकते हैं एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको फैला हुआ लाइट मिलता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या मिलता है, आपको फैला हुआ लाइट मिलता है। और ये जब लाइट ज़्यादा फैला हुआ होता है तो ऑब्वियसली जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा एरिया को हम देख पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एज ए रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लाइट्स में। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड वाला एक और केस देख सकते हैं, या सेकंड वाला यूज़ देख सकते हैं आप इसका। द कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन द ऑटोमोबाइल बिकॉज, हमने अभी इस पहला केस देखा कि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी प्लेस हो, हमेशा वो उसकी इमेज को उससे छोटा बनाएगा, उसके एक्चुअल साइज से छोटा बनाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वर्चुअल इमेज होगी, सीधी होगी। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो कहाँ पर यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में, या हम बोलें कि जो भी हमारी कार है, बाइक है, उसमें इस तरह के जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से कार में लगा होता है, ये बाइक्स में लगा होता है, ये कार्स में लगा होता है। तो यहाँ पर ये जो मिरर्स होते हैं कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। इनका आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़े एरिया को भी, देखो इतने बड़े एरिया को भी इसने छोटे से मिरर के अंदर इसने कितने स्पेसिफाइड तरीके से बता दिया है। आपने देखा होगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इतने बड़े एरिया को आप देख सकते हैं इतने छोटे से मिरर के अंदर यहाँ पर इमेज उसने क्रिएट कर दिया है। तो ये कब पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि जो इमेज क्रिएट हो रही है सपोज इस कार की, या जो भी आपके व्हीकल्स हैं, या जो भी पर्सनस हैं, वो हमेशा इस मिरर के रिस्पेक्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, तो डेफिनेटली उनकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, उसके एक्चुअल साइज से छोटी, और एक्चुअल साइज से छोटी हो रही है इसलिए हमें ज़्यादा व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन द ऑटोमोबाइल्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाता है। देखिए सारी इमेजेस सीधी दिख रही है हमें, ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, हमें बिल्कुल सामने ये सीधी इमेजेस दिखाता है। दूसरा, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द स्मॉलर एंड देयरफॉर हैज़ ए वाइड व्यू कवरेज। जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा होता है, छोटा होता है। देखिए सभी चीज़ें छोटी छोटी नज़र आ रही है हमें एक्चुअल साइज से, तो इसलिए हमें क्या होगा, ज़्यादा व्यू देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर छोटे से मिरर में, हमें ज़्यादा व्यू नज़र आ पा रहा है। ठीक है, एंड ऑल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। और जितनी भी इमेजेस हैं वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा क्लोज व्यू भी इनका देख पाता है। हमें जो दूर से आने वाला ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी इस मिरर से, उससे थोड़ा ज़्यादा करीब हमें क्या होगा, यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर ये पर्टिकुलर कार जो है ये हमें जितनी करीब यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर एक्चुअल में हम देखेंगे तो ये इस पर्टिकुलर मिरर से काफ़ी दूर है। तो यही एक बेसिक रीज़न होता है कि आप क्लोज़र व्यू और वाइड रेंज व्यू देख पाते हैं कॉन्वेक्स मिरर की मदद से। इसीलिए इसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। अगर हम थर्ड की बात करें तो दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज ए सिक्योरिटी मिरर। बहुत सारी जगह जो है वो सिक्योरिटी पर्पज़ से मिरर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी रीज़न वही होता है कि जितने भी बेसिकली जो एरिया कवरेज होता है उस एरिया कवरेज को एक छोटे से मिरर में इमेज के फॉर्म में दिखा दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो स्टोर है उस स्टोर का पूरा की पूरा व्यू जो है वो ऑलमोस्ट इस छोटे से मिरर की इमेज में यहाँ पर दिखने लग गया। तो कोई भी एक पर्सन इजीली वॉच कर सकता है इतने बड़े एरिया को इस छोटे से मिरर में देखकर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई गोडाउन है, कोई स्टोर रूम दिख रहा है, तो एक छोटे से मिरर में इतने बड़े गोडाउन का पूरा व्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है। कॉन्सेप्ट सेम है कि ये जो भी गोडाउन होगा या जो बेसिकली जो भी कॉन्वेक्स मिरर जिस स्टोर में लगा होगा उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा इस कॉन्वेक्स मिरर के पोल और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो इमेज है वो यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में
छोटी और सीधी नज़र आ रही है आपको, और डेफिनेटली ये कैसी वर्चुअल इमेज है, मतलब ये मिरर के अंदर नज़र आ रही है आपको, मिरर के पीछे की तरफ बन रही है, ठीक है। तो ये कैसी होगी, एक तरह की वर्चुअल इमेजेस। तो ये इम्पॉर्टेंट बेसिकली यूजेस थे इस कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमेशा आपको याद रखना है, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के पोल से जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसलिए u हमेशा नेगेटिव होगा, v हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप हमेशा इमेज जो है वो बना रहे थे वर्चुअल इंटरसेक्शन करवा कर। तो यहाँ पर वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा था, मतलब इमेज जो है वो आप इंटरसेक्ट करवा रहे थे इस तरह से। इट मीन्स कि इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। और जब भी आप इमेज के लिए डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो हमेशा पोल से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेज़र करेंगे, इसलिए वी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एच आई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इट मीन्स इमेज की वैल्यू हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही थी, ठीक है, इसलिए इमेज की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। इमेज की हाइट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकंड, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। हम देख चुके हैं आसानी से कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, हम देख चुके हैं। दूसरा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और मैग्नीफिकेशन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये छोटा सा केस था बहुत जो हमने देखा। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख सकते हैं, इमेज विजुअलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच से जब इन्फिनिटी पर चला गया था तो उसकी इमेज का साइज़ जो था वो छोटा होता गया था। तो वी कैन से व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर द इमेज ऑल्सो मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स साइज डिमिनिशेस, ठीक है। इट मीन्स कि जो इमेज जो थी वो छोटी होती जा रही थी और जो ऑब्जेक्ट था वो बेसिकली क्या हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर प्लेस था तो उसकी इमेज कैसी बन रही थी, छोटी बन रही थी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर जा रहा था तो डेफिनेटली उसकी इमेज भी मिरर से दूर जा रही थी। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी वेल। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।